नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अ, देखिए दोस्तों, एक एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हम एसएससी जीडी 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। शिफ्ट वाइज़ शिफ्ट हम इनको हल करेंगे और सबसे पहले इनका महत्व समझेंगे। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो महत्व तो ये है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो उसमें जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस पे आपकी इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको कि एग्ज़ाम में जब बैठें तो कुछ भी आपको नया ना लगे। तो उसी क्रम में और ज़्यादातर अधिकतर जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं, उनमें देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से रिपीटिशन बहुत करता है एसएससी। तो आप जो जीडी 2023 में 76 शिफ्ट थी, उनके सभी क्वेश्चन आने वाले जो जीडी एग्ज़ाम है, जो आपका फरवरी-मार्च में होने वाला है 2024 का, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी को देखते हुए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आज पहला सेट और इसी प्रकार हम सभी एक-एक करके सेट लाएँगे और जितने भी एग्ज़ाम हुए 2023 में, उन सभी को हम हल करके दिखाएँगे आपको। ठीक है? जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपना। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालीफ़ाई किए हैं सन 2016 से इस कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ ऑफ़लाइन और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। उनमें एसएससी जीडी सबसे पहले 2015, सीजीएल, सीपीओ, वीडियो, यूपी पुलिस और सब इंस्पेक्टर आईटीबीपी यानी सीपीओ एसआई से मैंने 2022 में ही रिज़ाइन दिया है। ये सब देखेंगे हम। तो उससे पहले जो हमारा मेन पर्पज़ है वो उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसी क्रम में हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर को बोलता है आपसे कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सोनल और अर्जुन अगर किसी कार्य को करेंगे तो आप कहेंगे अगर सोनल और अर्जुन अगर मिल जाएं और ये किसी कार्य को करें तो कार्य 57 दिन में पूरा हो जाता है और उसी कार्य को अगर अर्जुन और रोहन करें तो कार्य आपका 38 दिनों में पूरा हो जाता है। उसी कार्य को अगर रोहन और सोनल करने आए तो कार्य आपका 38 दिनों में पूरा हो जाता है। इस समय को लेकर के आप अपना एक पूरा काम मानेंगे और आप काम हमेशा मानेंगे इनकी लासा के बराबर। ज़रूरी नहीं है ये पूरा काम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जो मन करे आप वो पूरा काम मान सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लासा के बराबर इसलिए मानते हैं ताकि जब भी हम समय से इसमें डिवाइड करके क्षमता निकालनी होगी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान सी रहेगी। इसलिए हम हमेशा इसको एलसीएम के बराबर ही पूरा काम मानते हैं। तो अगर ये 57 दिनों में किसी कार्य को करता है सोहन और अर्जुन मिलकर के, तो आप कहेंगे इसकी जो क्षमता हुई दोनों की मिला करके वो हुई 2 और अर्जुन और रोहन किसी काम को 38 दिनों में करता है तो इनकी क्षमता हुई 3 और रोहन और सोनल किसी कार्य को 38 दिन में करता है तो इसकी भी क्षमता हुई 3। आपसे पूछा गया है सोनल, अर्जुन और रोहन अर्थात तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे कि अगर हम इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ दें तो 2 + 3 + 5 3 यानी ये आपकी क्षमता हुई 8। लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान रखनी है आपको, जो 8 क्षमता जोड़ी है आपने, वो जो है किस-किस की है? सोनल प्लस अर्जुन प्लस अर्जुन प्लस रोहन प्लस रोहन प्लस सोनल। ठीक है? तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हुई कि जो 8 क्षमता है उसमें हर एक व्यक्ति 2 बार जुड़ा हुआ है। तो आपको एक बार सबकी क्षमता लेने के लिए नहीं, एक बार सोनल, अर्जुन और रोहन की क्षमता लेने के लिए आप कहेंगे इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 4। अब सभी तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर इनको पूरा काम यानी 114 काम कराना हुआ इनसे, तो आप कहेंगे इनको जो कुल समय लगेगा वो लगेगा 114/4। आप काटेंगे 4 से तो ये आएगा आपका 4 दूनी 8, 4 अट्ठी 32 और 4 पंजे 20 यानी 28.5 दिन। आंसर होगा आपका सी, यानी तीसरा आंसर है 28.5 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि भाई एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है और ये 18 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ जाननी होगी कि जब भी रेलगाड़ी
एक पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई यानी 120 प्लस उस पुल की लंबाई को क्रॉस करेगी, यानी अपनी लंबाई और उस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। हमें पुल की लंबाई अभी पता नहीं है, हमें ये निकालनी है। यहाँ से एक बात देखें कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर एक ट्रेन भाग रही है और उस पुल को 18 सेकंड में पार कर रही है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे को पहले आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 18/5 का मल्टीप्लाई किया और इस चाल से अगर ये 18 सेकंड में जो दूरी चलेगी वो आप कहेंगे 300 मीटर। कितनी मीटर? 300 मीटर। इस 300 मीटर में दो दूरियां शामिल हैं। पहली ट्रेन की कुल दूरी यानी कुल लंबाई जो 120 मीटर है, और पुल की लंबाई। अब एक 300 में से 120 जब आपकी ट्रेन की लंबाई है, तो जो पुल की लंबाई बची वो कितनी बची? 180 मीटर, अर्थात पुल की लंबाई है वो 180 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से एक बात देखें आप कि कोई टेबल है, अगर आप उसे 2230 रुपये में बेचते हैं तो एक मूल्य दिया है 2827.06। इन दोनों मूल्यों के बीच में क्या है? अगर 230 में बेचेंगे तो आपको हानि होगी, 2827.06 में देंगे तो आपको लाभ हो रहा है। प्रश्न के अनुसार अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका, क्योंकि 2230 में अगर बेचना है तो आपको कुछ हानि हो रही है, तो जो क्रय मूल्य होगा वो इससे ज्यादा होगा, और 2827 में बेचने पर आपको लाभ हो रहा है तो जो क्रय मूल्य होगा वो कुछ इससे कम होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार प्रश्न ने बोला है आपको कि जो हानि से 14% अधिक आपको लाभ हुआ है। 14% की वैल्यू आप कहेंगे कि 14% की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 7/50, अर्थात कि अगर आपको 50 रेशियो के बराबर हानि हुई है तो आपको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 57 रेशियो बराबर। अब कुल डिफरेंस देखेंगे आप तो 50 से लेकर के 57 का जो कुल डिफरेंस है वो कितना है आपका? 107, और ये 107 का डिफरेंस 230 से लेकर 2230 से लेकर के 2827.06 तक कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 597.06। ये डिफरेंस है, ये 107 रेशियो की वैल्यू है। तो यहाँ से आप या तो इस 50 की वैल्यू निकालेंगे, तो आप कहेंगे 230 में से अगर हम ये 50 रेशियो की वैल्यू और जोड़ देंगे तो हमारे ये वैल्यू जो भी आएगी वो क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगी। या फिर आप यहाँ से कहेंगे कि 2827 में से अगर हम 57 रेशियो की वैल्यू घटा देंगे फिर भी हमारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगी। तो ये यहाँ से हम 50 रेशियो की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे भाई कि 107 की वैल्यू 597.06 है, तो 50 रेशियो की वैल्यू ये होगी 50/107। अब 597.06 का अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 29,853। अगर इसको 107 से आप भाग देंगे तो आप कहेंगे 107 से भाग देने पर आपका आंसर आएगा 279। कितना आया? 279। ठीक है। अब क्रय मूल्य की बात करें हम तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था टेबल का वो कितना रहेगा? तो आप कहेंगे 50 रेशियो की वैल्यू आपकी 279 आई, और 2230 रुपये में बेचने पर आपको 279 की हानि हुई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका क्रय मूल्य हुआ 9 2509 रुपया। अब 2509 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को अगर आप इस पर 14% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आप कहेंगे 2509 रुपये वाली वस्तु को अगर 14% लाभ पर बेचेंगे तो आप इसे 114% पर बेच देंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यूनिट डिजिट में निकाल सकते हैं कि 9 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कितना आएगा? 6, जो कि एक ही ऑप्शन में आंसर है। आप कहेंगे इसका आंसर हुआ ए। या फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2509 का 114 में और उसमें 100 से डिवाइड करने पर फिर भी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2860.26 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट पर 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्टें खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है? यहाँ देखिए मेरे बच्चों, अगर एक शर्ट का अंकित मूल्य दिया गया है आपको, प्रश्न के अनुसार एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 540 रुपये है। आप जानते हैं
अंकित मूल्य पर अगर 30% की छूट दी जा रही है तो आप कहेंगे कि भाई एक शर्ट पर कितनी छूट हो गई, तो आप कहेंगे जीरो, तो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और ये आपकी आई 162 रुपये की छूट एक शर्ट पे। अब रिवान कुल 810 रुपये बचाना चाह रहा है, अब एक शर्ट के लिए उसे 162 रुपये बचाने पड़ रहे हैं, तो 810 रुपये बचाने के लिए उसे कितनी शर्टें खरीदनी पड़ेंगी, तो आप कहेंगे 810 बटे 162 यानी 5, अर्थात 5 शर्ट खरीदेगा तब उसे 810 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आप सबसे पहले एक चीज सीखें। अब मान लो आपके पास कोई भी चीज है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, और इसकी कीमत भी आप मान लो कि 1 ग्राम का 1 रुपया कीमत है, तो इसकी कीमत है 1000 रुपया। अब आपने खरीदी या जो दुकानदार था उसने खरीदी, अब इसे बेचना चाहता है दुकानदार, तो बेचना चाह रहा है, शर्त क्या है उसकी, वो 12% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो जो पैसा खर्च करके आया उस पर 12% का लाभ कमाएगा। तो आप कहेंगे हाँ जी, तो ये फिर अगर 12% का लाभ 1000 रुपये पर 12% का लाभ कमाएगा तो 120 रुपये का लाभ कमाएगा, तो इस वस्तु को ये 1120 रुपये में बेचना चाहेगा, यानी 1120 रुपये में बेचेगा। अब बात करें कि भाई जो दुकानदार है वो 15% कम वजन का भी प्रयोग कर रहा है, अर्थात 1000 ग्राम जो कुल वजन देना चाहिए इसे, उसे 1000 ग्राम न देकर के 15% कम तोलता है। आप कहेंगे 1000 का 15% कम कर देगा तो यानी 150 कम कर देगा। अगर 150 कम कर देगा तो ये कितना देगा, 850 ग्राम, और जो कि कितने पैसे का है, क्योंकि आपने माना है 1 ग्राम 1 रुपये का आता है, तो 850 रुपये की चीज इसने और कितने में बेच दी, 1120 रुपये में बेच दी। आप कहेंगे लाभ कितना हुआ इसे, क्योंकि ये हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, और प्रतिशत हमेशा अनुपात पर डिपेंड करता है, फिक्स नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अनुपात निकाला आपने 25:112, अर्थात 85 की कोई भी चीज इसने अगर पड़ी होगी इसे, तो इसने 112 में से बेच दिया। तो कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 27 का, और ये प्रॉफिट कहाँ से हुआ, 85 से इंटू 100। 5 से आप इसमें डिवाइड करेंगे 17 बार, और 5 से काटेंगे तो ये गया 20 बार, 27 दूनी होते हैं 54, यानी 540/17, 17 से इसे काटेंगे, 17×3 = 51, 30, 17×1 = 17, 13, और 17×7 = 114, और ये लास्ट में अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो लास्ट में 6 बार और चला जाएगा। ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो एक कमरा है जिसकी विमा है 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, इस कमरे में आप सबसे लंबे जो खंभे को रख सकते हो इसके बिगड़ के बराबर रख सकते हो, और कमरे का जो बिगड़ आता है वो आता है आपका, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर धन ऊंचाई स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ से ये तीनों बीमाएं दी गई हैं, लंबाई इसकी 10, और 10 का अगर आप वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, फिर अगले चौड़ाई भी आपकी इसमें 10 है तो ये 10 का वर्ग, ऊंचाई आपकी 5 है तो ये 5 का वर्ग। कुल मिलाकर के देखेंगे तो आपका ये आएगा 100 + 100 + 25, यानी अंडर रूट 225, और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, अर्थात 15 मीटर की खंभे को हम वहां रख सकते हैं। आंसर हुआ इसका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं एक हमारा फॉर्मूला होता है, महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का मान दिया गया है आपको यहाँ पे, और आपको जो पूछा है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा है, कितना आया, तो आप कहेंगे ये आया आपका 320। आंसर हुआ आपका 320, पहला आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, उसके लिए ब्याज
वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली। इसमें सबसे पहले आप देखें जो ब्याज की दर है वो कितनी है 10%। आप कहेंगे 10% का मतलब हुआ भिन्न रूप में 1/10, अर्थात अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये ले तो उसे 1 वर्ष बाद 11 रुपये चुकाना होगा। और यही अगली वर्ष के लिए सेम रहेगा कि अगर उसने अगली वर्ष उसका 10 रुपया हो गया तो उसे अगले वर्ष के लास्ट में 11 रुपये चुकाना होगा और यही प्रक्रिया आपकी 4 वर्षों तक चली। तो आप कहेंगे कि अगर कुल मिलाकर के उसने किसी से 10,000 रुपये लिए हों तो उन पैसों को वो चुकाएगा 11 11 121 और 11 11 121 और 121 और 121 का मल्टीप्लाई होता है आपका 14,641। ठीक है। अब देखिए पैसा ब्याज सहित हो गया 21,961.50 और आपके अनुसार अगर किसी ने 10,000 रुपये लिए हैं तो 10% के हिसाब से 10% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 4 वर्षों में 14,641 रुपये हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न बोल रहा है ये 14,641 नहीं होते हैं, ये हो जाते हैं आपके 21,961.50। कितने गुने? तो आप कहेंगे ये हो गए 1.5 गुने। कितने गुने? 1.5 गुने। तो ये इसका जो 10,000 रुपये आपने लिए थे वो 10,000 नहीं होंगे, ये भी कैसे होंगे 1.5 गुने। 10,000 का 1.5 गुने कितना हो गया 15,000, अर्थात आंसर हुआ आपका 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 16 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं किसी एग्जाम में तो सबसे पहले आप इनका समय निकालेंगे कि 400 मीटर दूरी को अगर ए हम बात करें ए की तो 400 मीटर दूरी को ए 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में कवर करेगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आप कहेंगे कि ये 40 सेकंड के अंदर इस दूरी को कवर कर लेगा। ऐसे हम बी की बात करें तो आप कहेंगे 400 मीटर की दूरी बी जो कि जिसकी चाल कितनी है 16 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये जो कवर करेगा वो करेगा 25 सेकंड के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, अब किसी एक समान लंबाई के ट्रैक को अगर दो लोग भाग रहे हैं और एक ही पॉइंट से भाग रहे हैं, ये एक ट्रैक है, इसमें एक ही पॉइंट से ए और बी भागना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पर अपने लिए गए समय के लघुत्तम समापवर्तक के बराबर समय पर आपस में आकर के मिलेंगे। तो ए है वो एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लेता है, बी है जो एक चक्कर पूरा करने में 25 सेकंड लेता है। तो ये दोनों मिलाकर जब भी भागेंगे एक समान समय से समान बिंदु से भागना स्टार्ट करते हैं तो ये 40 और 25 के एलसीएम के बराबर समय में एक साथ वापस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे और 40 और 25 का एलसीएम कितना हुआ 200 सेकंड, अर्थात 200 सेकंड बाद ये आपस में प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 है तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको 3 रेशियो दिए गए हैं ए बी और सी, जिसमें से दिया गया है कि ए और बी का अनुपात है 5:6, आगे दिया गया बी और सी का अनुपात है 6:7। तो यहाँ से 6 है ही हमारा बी, नहीं होता तो हम बराबर करते, 6:7 हो गया। तो ये ए बी सी का अनुपात मिला आपको 5:6:7। जो पूछा है आपको वो पूछा है ए प्लस बी। आप करेंगे ए हमारा 5 है बी 6 है तो ए प्लस बी कितना हो गया 11 अनुपात बी प्लस सी। आप कहेंगे बी प्लस सी में बी 6 है सी 7 है, 7 और 6 कितना हो गया 13 अनुपात सी प्लस ए, और सी प्लस ए में कितना होगा 7 5 12। ये आंसर हुआ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 11:13:12, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य जिसे हम सीपी बोलते हैं 100 रुपये है, तो दुकानदार ने अंकित कर दिया और अंकित मूल्य को हम एमपी से दर्शाते हैं 15% अधिक यानी 115 रुपया। अब दुकानदार जो छूट देगा 20% की जो छूट देगा वो कहाँ से देगा, दुकानदार जो छूट देगा आप कहेंगे दुकानदार छूट हमेशा देता है, वो हमारी एमपी से देता है। तो दुकानदार छूट देने के बाद में 20% छूट देने के बाद में कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 80% में ये बेचेगा। तो ये जो नया मूल्य आएगा ये 115 का क्या आएगा एसपी, अर्थात यहाँ से अनुपात आया आपका सीपी और एसपी का अनुपात आया सीपी अगर हमारा 100 है तो एसपी का आया 115 का 80%।
ये हमारा क्या है एसपी, क्यों? क्योंकि 115 हमारा अंकित मूल्य था, इस पर 20% की छूट देने के बाद में 80% पर इसको बेच देगा। तो आप कहेंगे 115 इंटू 80/100। हमेशा जो भी प्रतिशत है, भिन्न प्रतिशत हमेशा अनुपात पर डिपेंड करता है, फिक्स नंबर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम यहाँ अनुपात ले लेंगे इनका। आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे आप 2 से, तो इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और इसे 2 से इस 4 को काट देंगे 4 बार। ये रेशियो आया 100 अनुपात 23 इंटू 4, 92। अब देखिए क्रय मूल्य है आपका 100 और विक्रय मूल्य है 92। तो इस पूरे सौदे में क्या हुआ है, उसको हानि हुई है, साफ साफ दिख रहा है। और हानि कितनी की हुई है, 100 में से 92 की चीज बची, यानी 8 की हानि हुई 100 में से, यही हमारा प्रतिशत है। 8% की आपको हानि हो गई। आंसर इसका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, अर्थात बेलनाकार टैंक की क्षमता उसके आयतन के बराबर होती है। तो बेलनाकार का जो आयतन होता है, बेलनाकार टैंक का जो आयतन है वो कितना होता है, आप कहेंगे वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर बेलन की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई है। प्रश्न में हमें बेलन का व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास होता है त्रिज्या का दूना, अर्थात ये दिया गया है आपको 16। तो यहाँ से अगर आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या कितनी आएगी 8। पाई का मान 22/7 होता है, आप इसमें पाई का मान रखेंगे, आर का मान 8 रखेंगे, और 8 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 इंटू एच बराबर 56 इंटू 5632। आप इसे काटेंगे, आप इसे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसे भी आप 11 से काटेंगे तो 11 पन्ना 55, 1 13, 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, 64 से इसे आप काटेंगे तो ये आपका कटेगा 8 बार, 64 अट्ठे 512, और इस 8 को फिर दोबारा से 2 से काट देंगे, तो यहाँ से जो h बराबर बचेगा वो बचेगा आपका 8 गुणा 7/2। ये जो 7 है इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में चले, h बराबर आया आपका 28, अर्थात ऊंचाई कितनी है उसकी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या है आपके पास में 350, इसे आप अगर 20% बढ़ाओ तो आप कहेंगे ये 120% हो जाएगी अपनी, और फिर इसे 25% की इसमें कमी कर दोगे तो आप कहेंगे 75% ये रह जाएगी। ठीक है, इसे आप हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 से ये काट दिया आपने 3 बार। आपका बचा क्या यहाँ पे 35 इंटू 3 तिया 9, कितना हो गया 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31, आंसर हुआ आपका 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं का औसत मूल्य 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा। अब देखिए इसमें 10 वस्तुओं का आपको औसत मूल्य दिया गया है कि 10 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो 89 है, एक वस्तु जिसका औसत मूल्य 35 है, तो शेष 9 का कितना होगा। अगर हमने 89 औसत का मतलब होता है कि सभी वस्तुओं का मूल्य 89 के बराबर है। अब एक वस्तु हम ऐसी बता रहे हैं जिसका केवल केवल मूल्य 35 है, तो आप कहेंगे कि अगर हम 35 को निकाल देते हैं तो इसका मतलब हमने जो 89 मान रखा था पहले से, इसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी बाकी में, बाकियों के औसत में, तो कितने की वृद्धि होगी, तो उसमें कहेंगे हम कुल योग में जो वृद्धि होगी वो होगी 89 माइनस 35। 89 में से अगर आप 35 डिवाइड करेंगे तो ये कुल वृद्धि होगी वो कितनी होगी 54 की, कितनी होगी 54 की। अब 9 वस्तुओं के कुल योग में 54 की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे इनके औसत में जो कुल वृद्धि होगी वो होगी 6 की, 6 औसत बढ़ जाएगा, अर्थात इन 9 वस्तुओं का औसत 89 प्लस 6 95। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 वस्तुओं का औसत 89, तो इनका कुल योग कितना हुआ 890। अब इसमें से एक वस्तु जिसका योग था 35 वो निकाल दी हमने, तो जो कुल योग बचा
वो हमारा रह गया 855। और इस 855 में जो कुल योग है वो 9 वस्तुओं का है, तो इनका औसत होगा 855/9 अर्थात 95। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती। आप कहेंगे 7, 3 और 5 का जो चौथा समानुपाती होगा वो होगा डी। ये होगा 7 इंटू डी बराबर 5 इंटू 3, अर्थात जो चौथा समानुपाती है डी, उसका मान आया 15/7। और तीसरे समानुपाती का मान होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी से। बी का मान है 13, तो 13 का वर्ग करेंगे तो ये 169 अपॉन ए कितना है यहाँ पर 7। सी का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से सी का मान आएगा 169/7। आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि ये चौथा अनुपाती तृतीय अनुपाती जो था इन दोनों का, उनका अनुपात कितना है। तो आप कहेंगे इसका अनुपात होगा 15/7 अनुपात 169/7। 7 से 7 कैंसिल, आपका आंसर आया 15/169। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दो लोग हैं यहाँ पे, एक ए और एक बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अगर काम को करेगा तो 10 दिन में कर देगा, अगर बी करेगा तो इसे 15 दिन में कर देगा। इनको काम के लेते हुए आप पूरा काम मानेंगे। आपने कहा पूरा काम 30। ए करेगा तो इसकी क्षमता 3 और बी करेगा तो इसकी क्षमता 2। प्रश्न बोल रहा है बी ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया। अगर बी अपनी 2 क्षमता से 3 दिन तक कार्य करेगा तो आप कहेंगे ये 6 कार्य कर जाएगा। और कुल कार्य 30 में से अगर 6 कार्य हो चुका है तो कार्य बचेगा 24, जिसे अब शेष कार्य को कौन करने आएगा, ए। अब 24 कार्य को अगर ए करने आएगा जिसकी क्षमता 3 है, तो 24 कार्य अगर ए अपनी 3 क्षमता से करेगा तो कुल मिलाकर कितने दिन लेगा, आप कहेंगे 8 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 8 दिन। इसका आंसर हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। देखिए, पी और क्यू 2 स्टेशन दिए गए हैं, तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि पी से क्यू तक गई और क्यू से पी तक आई, वापस आई। पी से क्यू तक जाने और क्यू से पी तक वापस आने में ये समान दूरी तय करती है। तो हम इनकी चालों को लेकर के, एक तरफ चाल है इसकी 70, एक तरफ चाल है 90, हम इनके लासा ले लेंगे, इनकी चालों को मान करके एक दूरी मान लेंगे। और हमने दूरी मान ली, वो कितनी हुई बेटा, ये हुई हमारी दूरी 630। अगर 70 की चाल से जाएगी तो इसे लगेगा समय 9 घंटे, 90 की चाल से जाएगी तो इसे लगेगा 7 घंटे। अब कुल मिलाकर के इसे 16 घंटे लग गए, लेकिन दूरी कितनी है, पी से क्यू तक की हमने जो दूरी मानी है वो मानी है 630। अब कुल मिलाकर के जो दूरी तय की उसने 630 जाने में और 630 आने में, यानी 1260 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल मिलाकर के 15 घंटे का समय लग गया। सॉरी 16, 9 7 16 घंटे का समय लगा है। तो आप कहेंगे अगर 1260 किलोमीटर दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लगा है, इसको आप काटेंगे, 16 सत्ते 112, बचा कितना, 14 140, 16 अट्ठे 128, और इसमें ऑप्शन में चले जाओ इसके बाद में 0.75 ऑप्शन में, क्योंकि 78 पॉइंट्स एक ही है, आप कह देंगे 78.75 इसका आंसर होगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको। और ये हमारा पहला सेट था। अभी इसमें सही से हाथ भी, राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि ये पहली बार चल रहा है इसमें। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बताएं क्या क्या कैसा लगा आपको आज का जो टॉपिक था हमारा। हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक भी आपको कल लेके आएंगे। हर एक दिन हम एक सेट कराएंगे आपको एसएससी जीडी का। और आने वाले समय में हम डीपी प्लस में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनमें जो आए हुए हैं, उनके भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और बहुत ही जल्द मैथ को हम एक टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द वो भी आपको वीडियो लगे मिलेंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे चैप्टर एक एक तरह से खत्म करेंगे। अभी प्रैक्टिस में चल रहे हैं हम, तो चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।